Good afternoon, students. Welcome back. Today we will discuss the topic buffers in biological systems. In vivo biologic buffer systems. Okay, means हमारे जो buffer systems हैं वो biologically कितने types के होते हैं. Number 1 is blood. Blood consists of the primary and secondary buffer system, and the pH of blood is 7.4. Okay, primary buffers are plasma, NaHCO3, H2CO3, NaHPO4, NaH2PO4 and protein. Secondary buffers are erythrocytes, hemoglobin and oxyhemoglobin, K2HPO4 and KH2PO4. Means जो हमारा ब्लड है, ठीक है, वो एक बायोलॉजिकल बफर है, बफर सिस्टम है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी बफर सिस्टम्स होते हैं. इसका पीएच होता है 7.4. ओके, जब ब्लड का पीएच 7 से नीचे जाता है और 7.8 से अबव जाता है तो लाइफ हमारी डेंजर में पड़ जाती है. ठीक है, जो हमारा पीएच होता है ब्लड का डायबिटिक कोमा पेशेंट्स में वो ड्रॉप हो जाता है 6.8 से, मीन्स 6.8 से नीचे हो जाता है. ठीक है, और प्राइमरी बफर्स मैंने आपको बता दिए हैं एग्जांपल्स, और सेकेंडरी बफर के एग्जांपल्स भी बता दिए हैं. सेकेंड है हमारा लैक्राइमल फ्लूइड्स. लैक्राइमल फ्लूइड्स को क्या हम बोलते हैं? टीयर्स. दे हैव बीन फाउंड टू हैव अ ग्रेट डिग्री ऑफ बफर कैपेसिटी. ओके, जो हमारे लैक्राइमल फ्लूइड्स होते हैं उसको टीयर्स भी बोलते हैं. उसकी बफर कैपेसिटी होती है ग्रेटर डिग्री की. ठीक है, और इसका जो पीएच होता है वो 7.4 होता है. ठीक है, टीयर्स का रेंज होती है 7 से 8 पीएच की रेंज होती है जो. ठीक है, जो हमारा प्योर कंजक्टावाइल फ्लूइड होता है वो मोर एसिडिक होता है देन द टीयर फ्लूइड्स. ओके, जो हमारा पीएच होता है वो इंक्रीज करता है रैपिडली जब हमारा सैंपल रिमूव होता है एनालिसिस के लिए, बिकॉज उसमें से क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लॉस हो जाती है फ्रॉम द टीयर फ्लूइड. ठीक है, ये है हमारा लैक्राइमल फ्लूइड. नेक्स्ट है आपका यूरिन. यूरिन भी हमारा एक क्या है, ग्रेटर डिग्री ऑफ बफर कैपेसिटी होती है यूरिन की. यूरिन का पीएच होता है 6 एंड इट रेंजेस फ्रॉम 4.5 टू 7.8. ओके, बिलो नॉर्मल हाइड्रोजन आयंस आर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी एंड अबव 7.4 हाइड्रोजन आयंस आर रिटेन्ड बाय द एक्शन ऑफ द किडनी. मीन्स बिलो पीएच पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयंस है वो किडनी हमारी एक्सक्रीट आउट करेगी, और अगर अबव पीएच हुआ हमारा 7.4 तो हमारा हाइड्रोजन आयंस हमारे किडनी में ही रिटेन रहेंगे, एक्सक्रीट आउट नहीं होंगे. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है बायोलॉजिकल बफर सिस्टम. नेक्स्ट सिस्टम है हमारा बफर्स इन द फार्मास्यूटिकल, मीन्स फार्मास्यूटिकल बफर्स. ठीक है, तो हमारे फार्मास्यूटिकल बफर्स कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं? ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशंस में, कैलोरीमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, रिसर्च स्टडी इन विच पीएच मस्ट बी हेल्ड कांस्टेंट. ठीक है, तो फार्मास्यूटिकली भी बफर्स हमारे यूज़ होते हैं. फार्मास्यूटिकल बफर्स में आता है क्लार्क्स, लब्स मिक्सचर एंड पीएच. इसमें एग्जांपल है हमारे बफर्स के HCl एंड KCl जिसका पीएच होता है 1.2 टू 2.2. सेकेंड इज HCl एंड पोटेशियम बाइफथैलेट, पीएच इज 2.2 टू 4. थर्ड इज NaOH एंड पोटेशियम बाइफथैलेट, its pH is 4.2 to 5.8. नेक्स्ट इज NaOH एंड KH2PO4, ये हमारा बफर है, इसका pH है 5.8 to 8. नेक्स्ट इज H3BO3, NaOH एंड KCl बफर, its pH ranges from 8 to 10. तो ये हमारे हो गए क्लार्क लब्स मिक्सचर्स. ठीक है, बफर्स हैं ये और ये इनके pH रेंज मैंशनड है. नाउ ये हमारे स्टेप्स हैं, हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल बफर सॉल्यूशंस. मीन्स जो फार्मास्यूटिकल बफर्स होते हैं वो कैसे प्रिपेयर होते हैं. ठीक है, स्टेप्स आर नंबर 1, सेलेक्ट अ वीक एसिड हैविंग द pKa approximately equal to the pH at which the buffer to be used. मीन्स इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम वीक एसिड को सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, जिसका pKa वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी pH ऑफ द सॉल्यूशन से, जो हमें pH चाहिए. मीन्स pKa इक्वल होगा हमारा pH ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये हमारा एंश्योर करेगा मैक्सिमम बफर कैपेसिटी. सेकेंड इज कैलकुलेट द रेशो ऑफ सॉल्ट एंड वीक एसिड रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द डिजायर्ड pH. सेकेंड में क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे रेशो
ऑफ सॉल्ट एंड एसिड, सॉल्ट एंड एसिड की रेशो को हम कैलकुलेट करेंगे बफर इक्वेशन से, ठीक है, जो हमें चाहिए सुटेबल बफर बनाने के लिए, ठीक है, बफर कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अगर हमारा pH रेंज है 4 to 10 तो बफर इक्वेशन हमारी सेटिस्फैक्ट्री होगी। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, कंसीडर द इंडिविजुअल कंसंट्रेशन ऑफ द बफर सॉल्ट एंड एसिड नीडेड टू ऑब्टेन अ सुटेबल बफर कैपेसिटी। मीन्स इसमें क्या है, जो इंडिविजुअल कंसंट्रेशंस है बफर सॉल्ट की और एसिड की, ठीक है, उनको हम डिटरमाइन करेंगे डिजायर्ड बफर कैपेसिटी के लिए, ठीक है। कंसंट्रेशन हमारी कितनी होनी चाहिए, 0.05 से 0.5 मोलर, ये सफिशिएंट होती है हमारी कंसंट्रेशन, ठीक है। और बफर कैपेसिटी हमारी कितनी होनी चाहिए, 0.01 से 0.1, ये हमारी एडिक्वेट बफर कैपेसिटी होती है जो हमें चाहिए इंडिविजुअल कंसंट्रेशन ऑफ बफर सॉल्ट एंड एसिड, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स शुड बी डिजॉल्व इन कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, उसको हमें डिजॉल्व करना है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, फ्री फ्रॉम वाटर, और उसे हमें अलाउ करना है टू रिमेन फॉर सम टाइम, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स को हमने कार्बन डाइऑक्साइड में डिजॉल्व करना है, ठीक है, वाटर से फ्री करना है और उसको कुछ टाइम के लिए रखना है, ठीक है, टू एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट है pH ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी वेरीफाइड, pH को हमने वेरीफाई करना है pH मीटर से या फिर pH इंडिकेटर पेपर से, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू बफर, अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल्स, स्टेरिलिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग एंड बफर, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिसिटी, ये हमें उसमें डिटरमाइन करनी है कि उसमें केमिकल्स हैं हमारे पास अवेलेबल, ठीक है, जो फाइनल सोल्यूशन हमारा बन रहा है बफर वो हमारा स्टेराइल होना चाहिए, उसकी स्टेरिलिटी मेंटेन होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और उसकी जो मटेरियल्स है जो लगे हैं बफर को बनाने के लिए उनकी कॉस्ट, ठीक है, एंड वो हमारा टॉक्सिसिटी से फ्री होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके बोरेट बफर, ठीक है, उसमें टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है अगर देन नॉट टू बी यूज फॉर ओरल एंड पेरेंटल प्रोडक्ट्स। फिफ्थ इज डिटरमाइन द pH एंड बफर कैपेसिटी, pH मीटर जैसे मैंने आपको बताया है जो हमारा बफर बन जाएगा, ठीक है, उसको हम डिटरमाइन करेंगे उसके pH को बाय द pH मीटर और बाय द pH इंडिकेटर पेपर। सो ये हमने स्टेप्स स्टडी किए हैं टू प्रिपेयर द फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम। नेक्स्ट इज बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, इसमें हम स्टडी करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ बफर कैपेसिटी एंड pH ऑन टिश्यू इरिटेशन, मीन्स जो हमारे टिश्यू की इरिटेशन है उस पर क्या इफेक्ट होगा हमारा, ठीक है, किसका, बफर कैपेसिटी का और pH का। जो हमारी टिश्यू इरिटेशन होती है वो मिनिमम होती है जब हमारी बफर सॉल्यूशन में, जो हमारी बफर सॉल्यूशन है अगर उसमें जो हमारा बफर कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी एंड वॉल्यूम भी उसकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। एंड टिश्यू इरिटेशन विल बी मिनिमल व्हेन द फिजियोलॉजिकल फ्लूइड होता है जो हमारा, ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल फ्लूइड होता है उसमें क्या है हमारा बफर कैपेसिटी इंक्रीज करेगी एंड वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगी, तो ये टिश्यू इरिटेशन पे उसका इफेक्ट है बफर कैपेसिटी का और pH का। स्टेबिलिटी वर्सेस ऑप्टिमम थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स, मीन्स इसमें जो हमारा अनडिसोसिएटेड फॉर्म ऑफ अ वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक ड्रग हैज़ अ हायर थेरेप्यूटिक एक्टिविटी दैन द डिसोसिएटेड सॉल्ट फॉर्म। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी कोई भी वीक एसिड या वीक बेसिक ड्रग है अगर वो हमारी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है, अनडिसोसिएटेड मीन्स अगर वो हमारी डिसोसिएट नहीं हुई है आयंस में, कोई भी हमारी वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक ड्रग्स है अगर वो हमारी आयंस में डिसोसिएट नहीं हुई है तो उसका हायर एक्शन होगा, हायर थेरेप्यूटिक एक्टिविटी होगी देन डिसोसिएटेड सॉल्ट फॉर्म। मीन्स अनडिसोसिएटेड फॉर्म का ज़्यादा इफेक्ट होता है, हायर थेरेप्यूटिक एक्टिविटी होती है देन द डिसोसिएटेड फॉर्म। जब वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएगी तो उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है किसी भी ड्रग की, ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। Molecular form is lipid soluble and can penetrate body membranes readily, whereas ionic form not being lipid soluble can penetrate membrane। अब इसका रीज़न ये है कि जो अगर हमारी ड्रग लिपिड मॉलिकुलर फॉर्म में है तो वो लिपिड सॉल्युबल हो जाती है और जो हमारी बॉडी की मेम्ब्रेन होती है उसमें से वो इजीली पेनिट्रेट कर जाती है और हमारे ब्लड में चली जाती है। लेकिन जो आयनिक फॉर्म है ड्रग की, डिसोसिएटेड फॉर्म है ड्रग की, वो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होती है, ठीक है, और वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती मेम्ब्रेन्स में, ठीक है, और ग्रेटर डिफिकल्टी आ जाती है ड्रग को रीच करने के लिए किसमें, सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ब्लड में, ठीक है। इसलिए आयनिक जो हमारी ड्रग है उसकी हायर एक्टिविटी होती है अगर वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है, मॉलिकुलर फॉर्म में है। अगर वो डिसोसिएटेड फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, उसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। pH एंड सॉल्युबिलिटी,
इन्फ्लुएंस ऑफ बफरिंग ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द बेस। बफरिंग का इफेक्ट क्या होता है सॉल्युबिलिटी पे। एट अ लो pH बेस इज इन द आयनिक फॉर्म एंड यूजुअली वेरी सॉल्युबल इन एक्वस मीडिया। अगर हमारा pH कम है तो हमारा जो बेस होता है वो आयनिक फॉर्म में होता है और वो हमारा सॉल्युबल होता है एक्वस मीडियम के अंदर, ठीक है। अगर हमारा pH रेज हो गया देन मोर अनडिसोसिएटेड बेस इज फॉर्म्ड। व्हेन द अमाउंट ऑफ बेस एक्सीड्स द लिमिट वैल्यू सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस फॉर्म फ्री बेस प्रिसिपिटेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। मीन्स अगर हमारा pH लो है तो बेस आयनिक फॉर्म में होगा और वो वेरी इजीली सॉल्युबल होगा एक्वस मीडिया में। अगर हम pH को बढ़ा देंगे तो हमारा मोर अनडिसोसिएटेड बेस फॉर्म होगा और इतना बढ़ जाएगा उसका अमाउंट बेस का कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में कम हो जाती है और वो हमारा बेस प्रिसिपिटेट आउट हो जाता है सॉल्यूशन के अंदर से, ठीक है। तो हमारी जो बेस सॉल्यूशन होती है इट शुड बी बफर्ड एट अ सफिशिएंटली लो pH फॉर स्टेबलाइजेशन अगेंस्ट प्रिसिपिटेशन। इसीलिए जो हमारी बेस सॉल्यूशन है उसको प्रिसिपिटेशन से प्रिवेंट करने के लिए, प्रिसिपिटेट आउट होने से बचाने के लिए हमें उसका जो pH है वो लो रखना पड़ेगा ताकि वो स्टेबल रहे, प्रिसिपिटेट आउट ना हो, ठीक है। तो ये इफेक्ट है इसका। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा, गोल इज टू कंप्यूट द मोल परसेंट ऑफ अ फ्री बेस परसेंट प्रेजेंट इन द 25 डिग्री सेल्सियस एंड एट अ pH ऑफ 7.4 द pKb ऑफ पिलोकार्पिन इज 7.15 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये एग्जाम्पल है हमारा। तो इसमें क्या है, पिलोकार्पिन बेस है, ठीक है, और वाटर है। तो इसमें क्या बना, पिलोकार्पिन आयन बन गया है C11H16N2O2H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। तो इसमें pH का फॉर्मूला लगाएंगे, pH इज इक्वल टू pKw माइनस pKb प्लस लॉग बेस अपॉन सॉल्ट। pH 7.4 पे वैल्यूज क्या आ जाएगी, pH की वैल्यू क्या है 7.4 इज इक्वल टू pKw क्या है 14, ठीक है। इसमें आपका दे रखा है ना pKw क्या आ गया आपका 14 माइनस pKb क्या है 7.15 प्लस लॉग बेस अपॉन सॉल्ट। बेस अपॉन सॉल्ट क्या है हमारा 3.56 अपॉन 1, ठीक है, 3.56 अपॉन 1। मोल परसेंट निकालेंगे हम 3.56 अपॉन 1 प्लस 3.56 इंटू 100, तो ये निकल गया। और pH 4 पे हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये वैल्यूज़ आई है हमारी 0.13%, ठीक है। तो इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आर द बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं इसमें जैसे हमारा रेड ब्लड सेल्स है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स को आपने लिया है, ठीक है, और हम उसको क्या करेंगे हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रखेंगे। रेड ब्लड सेल्स को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में रखेंगे तो ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी, तो वो क्या होंगे, रेड ब्लड सेल्स श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो उनका सेम साइज रहेगा। अगर हम उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो उनका साइज स्वेल हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा है बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिसे हम आइसो ऑस्मोटिक भी बोलते हैं। मीन्स उनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मीन्स अगर दो सॉल्यूशन का सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है, इफ दे आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसे हम बोलेंगे आइसोटोनिक और आइसो ऑस्मोटिक, ठीक है। उनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एज दैट ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स में कौन कौन से होते हैं, ब्लड होता है, लैक्राइमल फ्लूइड होता है, ठीक है। वो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर उसका होता है कॉरस्पॉन्डिंग टू द 0.9% सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। अगर हमारा सॉल्यूशंस हैं उसका ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर है बॉडी फ्लूइड से या फिर 0.9% सोडियम क्लोराइड से, तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। अगर उसका हाइयर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। अगर सेम है तो उसे बोलेंगे आइसोटोनिक, ठीक है। तो ये रेड ब्लड सेल का हमने एग्जांपल लिया है। अगर उसको सस्पेंड करेंगे हाइपरटोनिक में तो वाटर चला जाएगा, सेल्स के अंदर का वाटर है वो पास आउट हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन के अंदर से और सराउंडिंग सॉल्ट सॉल्यूशन में चला जाएगा और वो श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम उसको क्या करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वाटर उसके अंदर एंटर हो जाएगा ब्लड सेल्स में और उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, फाइनली वो बर्स्ट हो जाएंगे, हीमोलाइसिस हो जाती है उसकी, ठीक है। दिस इज अ नोन एज हीमोलाइसिस, ओके। आइसोटोनिक क्या है, शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सॉल्यूशंस हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर विच रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर मेम्ब्रेन। आइसोटोनिसिटी वैल्यू क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ एन एक्वस NaCl सॉल्यूशन हैविंग द सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एज सॉल्यूशन
ठीक है, मीन्स उसकी क्या है, जो कंसंट्रेशन है एक्वस NaOH की वो सेम है, ठीक है, एज दैट ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एज अ सॉल्यूशन। मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, कौन कौन से मेथड है, हिमोलाइटिक मेथड, वही रेड ब्लड सेल का, ठीक है, उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो लिबरेट करेंगे ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ सेल हिमोलाइज्ड। सेकेंड है टू डिटरमाइन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें मॉडिफिकेशंस की है हमने हिल ब्लेड्स टेक्निक की। ये मेथड बेस्ड है हमारा मेजरमेंट ऑफ द स्लाइड टेम्परेचर डिफरेंसेस अराइजेज फ्रॉम द डिफरेंसेस इन द वेपर प्रेशर ऑफ थर्मली इंसुलेटेड सैंपल्स कंटेंट इन द कांस्टेंट ह्यूमिडिटी चैम्बर्स। इसमें क्या है हमारा, मेजर करते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में स्लाइड जो हमारा टेम्परेचर की डिफरेंस है उसको हम मेज़र करते हैं। जो कैसे आए हैं डिफरेंस, बाय द डिफरेंस इन द वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ थर्मली इंसुलेटेड सैंपल्स को हमने इंसुलेट किया है और हमने उन्हें रखा है कांस्टेंट ह्यूमिडिटी चैम्बर्स में, तो उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है स्लाइड उसको नोट डाउन किया जाता है। डेल्टा TF इज इक्वल टू 0.52 डिग्री सेल्सियस, इसे फ्रीजिंग पॉइंट लोअरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे टोनिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट का, किसी भी सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का ऑफ द वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, उसको हम देते हैं इक्वेशन से, दैट इज डेल्टा TF इज इक्वल टू KFC, ठीक है। और ये हमारी वेंट ऑफ इक्वेशन है, वेंट ऑफ इक्वेशन को हम लिखेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू L इंटू C, वेयर डेल्टा T क्या है हमारा, डेल्टा TF है हमारा डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, एंड L क्या है हमारा न्यू फैक्टर, ठीक है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ वाटर, एंड C क्या है हमारी यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं L आइसो वैल्यू में, L आइसो इज इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन C। तो डेल्टा TF की वैल्यू है हमारी 0.52 अपॉन C है हमारी 0.154, ठीक है, ये हमारी कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 3.4, ठीक है। इसलिए जो कंपाउंड्स हैं जिसका सेम आयनिक टाइप है उनका सेम L आइसो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, समझ में आ गया। ये कैलकुलेशन है फॉर द टोनिसिटी यूजिंग L आइसो वैल्यूज। ये हमारा टाइप है, ये L आइसो वैल्यूज हैं और ये एग्जांपल है कंपाउंड्स के, तो आप देख सकते हो इस टेबल में से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी एंड pH, मीन्स हम टोनिसिटी को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड हैं। अब आपको मैंने बताया है कि जो हमारे टोनिसिटी है, ठीक है, जो हमने टोनिसिटी एडजस्ट करनी है सॉल्यूशंस की, हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, इसके नंबर ऑफ मेथड्स हैं। फर्स्ट इज क्रायोस्कोपिक मेथड, सेकंड इज सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, थर्ड इज वाइट विंसेंट मेथड एंड फोर्थ इज स्प्राउल मेथड। तो क्लास 1 में आता है हमारा एड सोडियम क्लोराइड टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टू -0.52। सबसे पहले मेथड में हम क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को ऐड किया जाता है फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करने के लिए, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर करने के लिए टू -0.52। इसमें 2 मेथड्स हैं, क्रायोस्कोपिक मेथड एंड सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। क्रायोस्कोपिक मेथड में क्या करते हैं हम, इसमें एग्जाम्पल है हाउ मच NaCl इज रिक्वायर्ड टू रेंडर 100 ml ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ एपोमॉर्फिन HCl आइसोटोनिक विद ब्लड सीरम। पहले हम क्रायोस्कोपिक मेथड को स्टडी करते हैं। इस मेथड में क्या होता है, जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जैसे ब्लड प्लाज्मा, लैक्राइमल सिक्रीशन, उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है -0.52 होता है, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ द डिफरेंट सॉल्यूट्स प्रेजेंट इन देम। तो उनका क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट -0.52 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो सॉल्यूशंस हैं जो फ्रीज करते हैं -0.52 डिग्री सेल्सियस से, वो आइसोटोनिक हुए इन फ्लूइड्स के साथ, ठीक है। अब जो डिप्रेशन है फ्रीजिंग पॉइंट में वो एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं सब्सटेंस की क्वांटिटी जो हमें चाहिए सॉल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए, किसके साथ, फिजियोलॉजिकल फ्लूइड्स के साथ। तो वो आपका फॉर्मूला होता है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस इज 0.52 -A अपॉन B। A क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, B इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस। तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, डेल्टा TF 0.9% ऑफ NaCl सॉल्यूशन अपॉन रेशो 0.52% डिग्री आइसोटोनिक विद ब्लड,
एंड डेल्टा TF ऑफ एपोमॉर्फिन HCl सोल्यूशन इज 0.08 डिग्री। ठीक है, टेबल से हमने वैल्यू निकाल ली है। अब रिड्यूस करने के लिए फ्रीजिंग पॉइंट को, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1% अपॉन x इज इक्वल टू 0.58 डिवाइडेड बाई 0.44। ठीक है, तो x क्या है 0.76%। तो हम डिसॉल्व करेंगे 1 ग्राम एपोमॉर्फिन का HCl का प्लस 0.76 ग्राम NaCl टू मेक 100 ml सॉल्यूशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन होगी क्रायोस्कोपिक मेथड की। नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड में क्या करते हैं, इसमें क्या है, जो सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट है उसे हम बोलते हैं टॉन्सिक इक्विवेलेंट ऑफ ड्रग। ठीक है, ये क्या होता है, अमाउंट, सोडियम क्लोराइड का अमाउंट जो इक्विवेलेंट होता है 1 ग्राम ऑफ द ड्रग ऑस्मोटिकली। ठीक है, मीन्स जो सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट E होता है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। E की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, बाय L आइसो वैल्यू। ठीक है, यूजिंग द इक्वेशन E इज इक्वल टू 17 L आइसो अपॉन M, जहाँ पे M क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्रग। ठीक है, और हमारा L आइसो वैल्यू से हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। जैसे हमें पता है ना, डेल्टा TF इज इक्वल टू L आइसो इंटू C एंड डेल्टा TF इज इक्वल टू L आइसो 1 ग्राम अपॉन MW। तो हमारा E इज इक्वल टू 17 इंटू L आइसो अपॉन M। M इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्रग। ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारा वाइट विंसेंट मेथड। ठीक है, इस मेथड में क्या करते हैं, हम एडिशन करते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू अ ड्रग। ठीक है, टू प्रिपेयर एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मीन्स इसमें हम वाटर की एडिशन करते हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर को ऐड किया जाता है ड्रग में टू फॉर्म द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जो आइसोटोनिक और बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, फिर उसको ऐड किया जाता है ड्रग सॉल्यूशन के अंदर टू गिव द फाइनल वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम होती है वाटर की, जो हमें चाहिए पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ ड्रग के लिए, ठीक है, टू प्रिपेयर एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, उसको हम कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉर्मूला V इज इक्वल टू W इंटू E इंटू 111.1। ठीक है, इसमें क्या है, V क्या है हमारा, वॉल्यूम इन मिलीमीटर ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन that is prepared by dissolving W gram of drug in water, and E is the sodium chloride equivalent of the drug, and 111.1 क्या है, कांस्टेंट है, वो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर द पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ ड्रग टू प्रिपेयर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये मेरा वाइट विंसेंट मेथड है कि कैसे हमने वाटर को ऐड किया है टू अ ड्रग इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट इज स्प्रॉल्स मेथड। अब वाइट विंसेंट मेथड की हमने मॉडिफिकेशन की है टू फॉर्म द स्प्रॉल्स मेथड। ठीक है, इसमें क्या है, हम वॉल्यूम V आइसोटोनिक सॉल्यूशन की प्रिपेयर करेंगे बाय मिक्सिंग 0.3 ग्राम ऑफ ड्रग इन वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या है, W इंटू E अपॉन V, W इंटू E 0.9 आ गया अपॉन 100 ml। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम V ऑफ द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, W की वैल्यू है 0.3 ग्राम, ठीक है, इन वाटर। V की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं टेबल से। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।